टॉपिक है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ कंडीशन है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है ये एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड शुगर लेवल राइज करे तो उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो या ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ डायग्नोज्ड हो तो उस कंडीशन को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। तो प्रेगनेंसी में जो है वो बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आती है, जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जितना उसे करना चाहिए, या जो जितना इंसुलिन रिलीज हो चुका है उसे वो यूज़ नहीं कर पाता है बॉडी, जिस कारण से जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो राइज कर जाता है बॉडी का, और जो कंडीशन डेवलप होता है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अनदर नेम है, इसे जाना जाता है डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जो डिजीज़ कंडीशन है वो डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसलिए इसे डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है अ डिजीज कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल्स बिकम्स हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, राइज कर जाता है, तभी उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी इसका डेफिनेशन है। और जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसे जानना ज़रूरी है, तभी हम लोग ये पता कर पाएंगे कि जो जितना ब्लड शुगर लेवल आया है रिपोर्ट में क्या उससे क्या डायबिटीज़ है या नहीं। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आप लोग को पता ही होगा कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है, तो दो टाइप से इसका टेस्टिंग होता है। एक होता है आपका फास्टिंग में, एक होता है आफ्टर मील। तो फास्टिंग में जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है 90-110 mg/dl। जब ब्लड शुगर लेवल 90 और 110 mg/dl के रेंज में होता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल ये है फास्टिंग में। बट आफ्टर मील ये जो लेवल है वो 100-140 mg/dl तक इसे नॉर्मल कहा जाता है। ठीक। एंड वन मोर थिंग, 100-125 mg/dl अगर ब्लड शुगर लेवल है तो इसे प्री डायबिटिक भी कहा जाता है। प्री डायबिटिक मतलब कि जो रेंज है वो थोड़ा हाई है, तो डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। तो 100 से 125 और समटाइम्स तो मोर देन अगर 125 mg/dl हो तो उसे भी डायबिटिक का रूप दे दिया जाता है। तो ऐसा एज्यूम करना भी सही होगा कि मोर देन 125 mg/dl है तो वो जो पेशेंट है वो डायबिटिक है, क्योंकि धीरे धीरे जो होगा वो और राइज करेगा। ठीक है। तो अगर 125 mg/dl है तो प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, और डॉक्टर से तो कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो है वो था ब्लड शुगर लेवल का। ठीक है। क्या क्या इसका रेंज है, ठीक है, क्या क्या इसका वैल्यू होता है, तब इसे पेशेंट को हम लोग डायबिटिक कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉजेज़। तो कॉजेज़ मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, मदर में के बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और कुछ हार्मोन जिसका कि एग्जाम्पल है HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। इसका जो अमाउंट है वो बॉडी में रिलीज ज़्यादा हो जाता है, और सम अदर हार्मोन दैट इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और कुछ जो हार्मोन और भी होते हैं जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि
जो प्लासेंटा होता है वो भी हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे हार्मोन वो रिलीज करता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय जो बॉडी का डिमांड होता है, उसका रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फीटस भी ग्रो कर रहा है। तो उस समय क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, और कुछ जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बॉडी में भी वो रिलीज करता है। तो जो सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ब्लड शुगर लेवल आता है उसे कंट्रोल करना काम होता है इंसुलिन का, जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है। तो पैनक्रियाज अगर इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन ना रिलीज कर पाए, या जो रिलीज हो चुका है इंसुलिन रिलीज हो रहा है लेकिन उसका यूज ना कर पाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा राइज करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जो कंडीशन डेवलप होगा दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो आप लोगों को इसका जो कॉमन कॉज है वो यही है, हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण ही ये डिजीज डेवलप होती है। और इसका क्या फॉर्म हो सकता है डायबिटीज़ का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का 2 फॉर्म है। क्लास A1 डायबिटीज एंड क्लास A2 डायबिटीज़। तो क्लास A1 वो कंडीशन है, वो डायबिटीज़ है जो कि मैनेज किया जा सकता है थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज के द्वारा। अगर डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल कर लिया गया तो उसे कौन से कैटेगरी में रखेंगे, क्लास A1 कैटेगरी में ये इसका फॉर्म है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर आ जाए कभी कि इसका कितना टाइप हो सकता है, तो हो सकता है क्लास A1 है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू डाइट एंड थ्रू एक्सरसाइज। और क्लास A2 वो कंडीशन जिसमें कि इंसुलिन लेना अनिवार्य हो जाता है, मेडिसिन लेना अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें जो है ज़रूरत पड़ेगी, नीड टू टेक इंसुलिन एंड मेडिसिन्स। तो अगर इंसुलिन और मेडिसिन्स लेना पड़ जाए डायबिटीज़ में, तो वो जो कैटेगरी होगी दैट इज़ क्लास A2 कैटेगरी। तो बहुत ही कॉमन है क्लास A1 एंड क्लास A2। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, रिस्क फैक्टर्स। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का सिम्टम्स होता है वो जो नॉर्मल डायबिटीज़ में सिम्टम्स होंगे वही होंगे। तो देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है। एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना। मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना। मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फैटिक, थकान। ब्लड विज़न एक से ज़्यादा मतलब धुंधला दिखाई देना बोल सकते हैं, या कभी बोलते हैं कि 2 चीज़ें दिखाई देता है तो उसे ब्लड विज़न कहते हैं। तो आइज़ में धुंधलापन टाइप लगना, या हल्का इस समय चक्कर भी हो सकता है ब्लड विज़न के समय में। इंक्रीज वेट गेन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिम्टम्स में अगर वेट गेन इंक्रीज हो रहा है। और क्या ईस्ट इन्फेक्शन, समटाइम्स ईस्ट इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बॉडी में। एंड लास्ट इज स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना, या बोल सकते हैं नॉइजी ब्रीद बाय नोज एंड माउथ ड्यूरिंग स्लीप। तो स्लीप करते समय अगर जिससे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, स्नोरिंग हो रही है, तो वो भी जो है वो सिम्टम्स आता है। लेकिन जो मेन सिम्टम्स है, जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बोल सकते हैं, दैट इज़ एक्सेसिव थ्रस्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, यूरिन पास आउट करना। ये 2 सिम्टम्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि क्या है, डायबिटिक है पेशेंट। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स अगर होंगे तो जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। ओबेसिटी, तो अगर जो वुमेन है वो ओबेस हैं, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा है, ओल्डर देन 25 एज से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, हैविंग प्री डायबिटीज़ का मैंने बताया कि 100 से 125 mg पर डी अगर ब्लड शुगर लेवल है, प्री डायबिटीज़ है।
हैविंग हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी। तो प्रीवियस प्रेगनेंसी के समय अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ हो तो वो भी कंडीशन जो है वो अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो चांसेस होगी वो डेवलप करने का वो भी राइज करने ये ब्लड शुगर राइज करने का वो भी ज़्यादा होगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का अगर केस है पेशेंट को, हाइपरटेंशन अगर पेशेंट का बीपी है वो भी हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट डिजीज़ है एंड अदर मेडिकल कंडीशंस, अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, तो ये सब जो है वो रिस्क फैक्टर्स को दर्शाता है। हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ डेवलप हो गया है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ केस हो चुका है, तो अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में, डिलीवरी के समय में भी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बेबी हेल्दी होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो है इसे कंट्रोल करना, इसे प्रिवेंट करना थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स या जो भी घरेलू नुस्खे हो सकते, घरेलू उपाय हैं, उसे कंट्रोल कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ जो बोल सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनमें से कुछ है बाय ईटिंग हेल्दी फूड्स। तो हेल्दी फूड से, एक्सरसाइजिंग, ये सब के थ्रू जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है डायबिटीज़ को और कंट्रोल किया जा सकता है ब्लड शुगर लेवल को। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो फर्स्ट है ईट हेल्दी फूड्स। तो वैसे खाना खाएं जो कि न्यूट्रिशियस हो, जिसमें रिच हो, फाइबर्स रिच हो और लो इन फैट एंड कैलोरीज और फैट्स जिसमें लो हो, वैसे ही खाना खाएं जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड फ्रूट्स ये सब शामिल हैं। तो हेल्दी फूड्स लेना डायबिटीज़ पेशेंट को जो उनको ये हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। सेकंड है कीप एक्टिव थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान पूरे ट्राइमेस्टर में बोल सकते हैं पूरे समय में एक्टिव होना ज़रूरी है। बाय एक्सरसाइजिंग करते रहिए, वॉक करते रहिए और स्विमिंग, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज को भी कर एक्टिव रहा जा सकता है। और अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो वॉक तो कम से कम ज़रूर करना चाहिए। और जो भी घरेलू काम होते हैं वो भी प्रेग्नेंट लेडी को करना चाहिए और साथ साथ आराम भी करना चाहिए, लेकिन एक्टिव अपने आप को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड इज़ स्टार्ट प्रेगनेंसी एट अ हेल्दी वेट। तो प्रेगनेंसी के पहले अगर ओबेस वुमेन है, नॉट पेशेंट, तो जो प्रेगनेंसी के समय में प्रेगनेंसी के पहले अगर जो वेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर प्लान करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो जो वेट हो वो लूज़ करें, वेट थोड़ा लूज़ कर लें, ताकि प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है कि वेट गेन होता ही है। तो अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो पहले से ही वेट गेन है और ज़्यादा होता है तो रिस्क जो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो स्टार्ट प्रेगनेंसी एट अ हेल्दी वेट ये भी ज़रूरी है। डोंट गेन मोर वेट देन रिकमेंडेड। तो ऐसा वेट गेन जो है नॉर्मल वो होता है 11 kg वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। होल प्रेगनेंसी में 11 kg मदर का वेट गेन होता है। तो अगर 11 kg ना हो के 15 kg, 16, 17 ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो वो भी क्या है, एक तरह से रिस्क को बढ़ा देता है। तो ये थे प्रिवेंशन के कुछ टिप्स बोल सकते हैं, या ये हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में इसका कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट बताऊंगी। और ट्रीटमेंट में एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल, तो उसे भी मैं बताने वाली हूँ। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को लगे कि और भी जो भी टॉपिक आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो, या जो चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट मी। एंड माय न्यू ब्लॉग चैनल श्वेता पारिक ब्लॉग, जिसका मैंने मेंशन कर दिया है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा। और माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ श्वेता पारिक 24। तो आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।